दिल्ली का तख्त ताकत की निशानी, लेकिन मौत की जगह भी। हर सुल्तान जो यहां बैठा उसे लगा वो राज करता है, लेकिन असल में वो बस एक बड़े खेल के प्यादे थे। और ये कोई नई बात नहीं थी, ये बहुत पहले शुरू हो गया था। आपको यकीन नहीं होगा कैसे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की तराइन की लड़ाई ने इतिहास बदल दिया, और उसके बाद गुलाम वंश का जन्म हुआ, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। आज के कठपुतली राजाओं और छुपे हुए शासकों की कहानी शुरू करने से पहले आपको देखना होगा कि ये सब कैसे शुरू हुआ। तराइन का युद्ध, जहां दो ताकतवर सेनाएं टकराईं और भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। और आपको यकीन नहीं होगा कि क्या हुआ। नतीजा सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक नए साम्राज्य का दरवाजा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो तराइन के युद्ध पर हमारा वीडियो देखें। लेकिन एक बार दिल्ली सल्तनत बनने के बाद असली अफरा तफरी शुरू हो गई। क्या आपको पता है गुलाम वंश के पहले शासक राज करने के लिए नहीं बने थे? वो कभी गुलाम थे, लेकिन वो गद्दारी, युद्ध और बुलंद हौसलों से सत्ता तक पहुंच गए। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश तक इतिहास ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप आज की कहानी समझना चाहते हैं तो आपको गुलाम वंश के उदय को देखना होगा। और फिर आई भारतीय इतिहास की सबसे चौंका देने वाली कहानियों में से एक, रजिया सुल्तान। वो सिर्फ एक शासक नहीं थी, वो दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी, लेकिन उनके ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया और उनका अंत बहुत दुखद था। आगे क्या होने वाला है उसे पूरी तरह से समझने के लिए आपको पहले वो वीडियो देखने होंगे। लेकिन अब चलिए गुलाम वंश के सबसे अंधेरे दौर में चलते हैं, जहां राजाओं को मंच पर कठपुतलियों की तरह बनाया और मिटाया जाता था। रजिया के दुखद अंत के बाद उनके अपने भाई बहराम शाह ने तख्त संभाला। लेकिन क्या वो ताकतवर था? नहीं, वो तुर्की रईसों की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं था। तो उन्होंने उसे कंट्रोल किया? बिल्कुल। असली ताकत 40 के हाथ में थी, जो ताकतवर तुर्की रईसों का एक समूह था। बहराम शाह बस एक कमजोर मुखौटा था, और जब उसने उनका विरोध करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे गद्दी से हटा दिया और उसे फांसी दे दी। ये तो बहुत जल्दी हो गया। तो आगे कौन आया? बहराम शाह की नाकामी के बाद रईसों ने नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया, लेकिन वो अलग था। कैसे? पिछले शासकों के उलट वो बहुत धार्मिक इंसान था, जो अपनी सादगी और भक्ति के लिए जाना जाता था। राजनीति में शामिल होने के बजाय वो अपना समय प्रार्थना करने, पढ़ने और सुलेख लिखने में बिताता था। रुको, तो असल में राज किसने किया? यहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। असली ताकत उसके सेनापति और आने वाले सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के हाथ में थी। तो ये बलबन साम्राज्य चला रहा था, जबकि नसीरुद्दीन बस प्रार्थना कर रहा था। बिल्कुल। नसीरुद्दीन एक अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन वो एक मजबूत शासक नहीं था। और 1266 में जब उसकी मृत्यु हुई तो बलबन ने आखिरकार खुद के लिए तख्त हासिल कर लिया। रुको, इसका मतलब है कि हमारा अगला वीडियो बलबन के बारे में है। वो तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। हां, बने रहें, क्योंकि बलबन का शासनकाल खून खराबे, लोहे के शासन और बेरहम सत्ता संघर्षों से भरा था। अलाउद्दीन मसूद की एक कमजोरी थी, ऐशो आराम। नसीरुद्दीन जो धार्मिक था, उसके उलट मसूद खैर बिल्कुल उल्टा था। मुझे लगता है उसने राजकाज छोड़कर मौज मस्ती की। बिल्कुल, वो ऐशो आराम में समय बिताने, मनोरंजन में डूबे रहने और राजकाज को नजरअंदाज करने के लिए मशहूर था। आखिरकार रईसों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने उसे 1246 में हटा दिया। तो आखिर में असली जीत बलबन की हुई। बिल्कुल, और यकीन मानिए बलबन की कहानी बहुत रोमांचक है।
उसने विद्रोहों को कुचला, लोहे के हाथों से राज किया और दिल्ली सल्तनत को नया रूप दिया। और यहीं हम सबसे क्रूर शासक से मिलते हैं, गयासुद्दीन बलबन। एक ऐसा आदमी जो दया में विश्वास नहीं करता था, जो लोहे के अनुशासन और आतंक से राज करता था। बलबन रईसों की ताकत को खत्म कर देगा, विद्रोहों को कुचल देगा और डर के आधार पर एक साम्राज्य बनाएगा। लेकिन उसने ऐसा कैसे किया और उसके शासन के पीछे कौन से काले राज थे? हमारे अगले वीडियो में पता लगाएं गयासुद्दीन बलबन का क्रूर शासन। आप क्या सोचते हैं? क्या कठपुतली राजाओं और राजनीतिक अराजकता का ये दौर दिल्ली के इतिहास का सबसे अंधेरा समय था? हमें कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप गयासुद्दीन बलबन पर हमारा अगला वीडियो मिस न करें।